क्वेश्चन नंबर 1 जो है, okay, let's start जी. क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट इज गिवन न्यूक्लियर नंबर ऑफ एन एटम. न्यूक्लियर नंबर आपको पता है क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, राइट? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, तो ये पिछले टेस्ट में भी था, इसका पार्ट आंसर ए होगा. द स्टूडेंट रोट थ्री स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. तो अगर आपको याद हो, बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हम बार बार कर चुके हैं. नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, राइट, और 5 होते हैं टोटल. तो जब ये 3 शेयर करेगा तो ये पोजीशन हो जाएगी. ये बॉन्डिंग इन अमोनिया है. क्या नाइट्रोजन एटम हैज 3 आउटर इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, नाइट्रोजन एटम के पास आप देख रहे हो 5 है, तो ये तो गलत हो गया. फिर कहता है कि नाइट्रोजन एटम हैज 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स, so 2 outer electrons are not involved in the bonding. Yes, as you can see, this is the right statement, right? And then if you look at this, nitrogen atom shares electrons with each of the 3 hydrogen atoms. Yes, you can see it is sharing electron with 3 hydrogen atoms. So number 2 and 3 are the correct answers. So that's why C is the right answer. Any compound has a formula XY, where Y is a non-metal. तो अगर Y एक non-metal है तो X को क्या होना चाहिए? जी आप बोले, आप क्या कह रहे हैं अमान? सर मेरा ए का आंसर 1 का आंसर ए है, लेकिन इधर रॉन्ग किया हुआ है. 1 का आंसर क्या है? ए है. आपको पेपर मिल गया आपका? यस सर. ओके. अगर किसी को मार्क्स का इशू है तो वो प्लीज एंड पे बताएं, बीच में नहीं बताएं. अब उसको करेक्ट कर लें जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. तो अगर मार्क्स कम ज्यादा होने हैं तो वो प्लीज एंड पे बताना है आपने, ओके? बीच में नहीं. Any compound has the formula XY where Y is a non-metal, okay? तो X को क्या होना चाहिए? Obviously एक metal होनी चाहिए, okay? Which about the XY is correct? An atom X has lost at least 1 electron to form a positive ion. That makes sense क्योंकि वो metal है, ionic bond बनेगा तो yes, ठीक है. सो आंसर होगा इसका A. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Which is the best conductor of electricity? इनमें से best electricity conductor कौन है? Diamond? No. Magnesium एक metal है. Metals are always best conductor of electricity. Ethanoic acid no, ये covalent compound है. और sodium chloride solid में no. Okay, so option is B. Here we have a diagram to show the arrangement of ions in the solid sodium chloride. तो lattice structure दिया हुआ है, आपको बताया था. जस्ट मेक श्योर करना है कि 2 पॉजिटिव साथ साथ नहीं होने चाहिए. तो बी इसलिए नहीं होता कि 2 पॉजिटिव साथ साथ हैं, डी में भी 2 पॉजिटिव साथ साथ हैं, इसमें तो सारे ही पॉजिटिव साथ साथ हैं. तो आपके पास ऑप्शन है ए कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक पॉजिटिव है, फिर आगे नेगेटिव है, फिर आगे पॉजिटिव है, फिर आगे नेगेटिव है. तो आपने देखा ऑल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होने चाहिए. और ये क्यूबिक शेप क्रिस्टल लैटिस है, ओके? Okay, next. The table shows some properties of 4 solid elements. Which element could be graphite? अब इसमें से ग्रेफाइट ढूंढना है. ग्रेफाइट है, कोवेलेंट है, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी. मैक्रोमोलिक्यूलर होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो आपको एक ऐसा ढूंढना है इसमें से जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. तो ऑप्शन ए एंड बी में से तो मेल्टिंग पॉइंट उसका काफी ज्यादा होना चाहिए, वेरी हाई, थाउजेंड्स में. तो ये बी बनता है, ओके? सो जो मैं एमसीक्यू आपके सामने सॉल्व कर रहा होता हूँ और जो बोल रहा होता हूँ, दिस इज बेसिकली अ फूड फॉर थॉट, ताकि आपको समझ आए कि सोचना कैसे होता है. जी तनशीद. दोबारा बोले जीशान, जरा पास आके मुझे बताएं ये बच्चा क्या कह रहा है. आवाज हमारी. Sir, aren't the electrons in a macromolecular structure fixed? So wouldn't it have poor conductivity? Yes, the graphite, every carbon is covalently bonded with 3 other carbon atom, na? So every carbon has this delocalized electrons. So because of this delocalized electrons, they can move across the surface. Look, this here, here. So this can move across the surface like this. So these are the delocalized electrons. इसी तरह इसके भी electrons delocalized हैं. Because every carbon, you see, is making 3 bonds. 1,
2, 3. But carbon has 4 electrons in its outermost shell. So the 4th electron is now free and it travels across the surface like this. Therefore, graphite is a conductor of electricity. Okay? Okay. Which statement about the chlorine atoms and chloride ions is correct? क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन में आप कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नहीं हुए होंगे. बोथ आर आइसोटोप्स, नो. अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन, नो. इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए तो केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस दैट्स राइट आंसर. आप कहते हैं इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी 17 है. प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं. ओके, प्रोटॉन्स आर सेम. ठीक है. कहते हैं बकमिस्टर फुलरीन हैज द केमिकल फार्मूला C60. अब जो ही आपको नजर आया कि C60 है तो सारे कार्बन आपस में बॉन्डेड टुगेदर है, तो आपको फौरन समझ आ जानी है सही ये कोवलेंट बॉन्ड है. और जब भी एटम आप गिन सकें 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 60, 70, तो आप कहते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. दिस इज नोन एज SMS, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट. सो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिस्टर फुलरीन बेस्ट डिस्क्राइब्ड? आप कहते हैं इट्स अ कोवलेंट. कंपाउंड तो नहीं हो सकता ना, ये एलिमेंट है, सारे कार्बन आपस में बॉन्डेड है. ओके, तो आप कहते हैं आयनिक कंपाउंड, नो, all the carbons are bonded together. Polymer, no. So what is the structure then? Simple molecular structure को आप molecular भी कह सकते हैं. ठीक है. So Buckminster fullerene, where the 60 carbon atoms are joined together with a small number of carbon atoms making a covalent bond joined together, so this structure is known as simple molecular structure. Okay. Next, which diagram best represents the structure of solid metal? अब सॉलिड मेटल हम बार बार कर चुके हैं कि पॉजिटिव आयन CF इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन CF इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑप्शन बी है. तो पॉजिटिव आयंस बीच में CF इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, सो इट्स अ बी. ओके सर जी. इसका डी क्यों नहीं है? बिटवीन दैट, वो वरना पॉजिटिव पॉजिटिव साथ हो जाते हैं ना, तो रिपल्शन होने लग जाती है. ओके, सर तो बीच ये में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिलोकलाइज्ड, वो इसमें भी होगा सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन? हाँ यही है ना, ये CFT लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो है, ये वाले. ओके, यस. क्लोज ऑप्शन था ये. व्हेन सब्सटेंस Q melts, only weak forces of frictions and its molecules are overcome. तो आपको फौरन समझ आ जाता है कि weak intermolecular forces of frictions, तो इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड होगा, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, राइट. तो आप कहते हैं जी दिस इज हाउ करेक्टली डिस्क्राइब्स Q. तो आप कहते हैं लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ये दो तो नहीं हो सकते. ठीक है. और अगर कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो तो हमें पता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. ओके, सो ऑप्शन इज ए, low melting point, non-conductor of electricity, because it's a covalent bond and a simple molecular structure. Which particle contains the greatest number of electrons? इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? तो आप कहते हैं जी सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 2 इसने गेन किए, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. ओके, तो सबसे ज्यादा इसी के पास है. नेक्स्ट, which substance has a giant covalent structure at the room temperature? वही giant covalent structure पूछ रहा है. मीथेन नहीं, ये CH4 होता है और हमने किया हुआ है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा. सैंड, यस. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओके. सोडियम क्लोराइड, इसमें जाइंट वो है ना, MMS, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर या जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसी का पूछ रहा है, राइट. सोडियम क्लोराइड में जाइंट तो है, लेकिन जाइंट कौन सा है? आयोनिक है. ओके, और वाटर में आप कहते हैं यस सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, one atom of element X and 2 atoms of element Y. So 1 atom of X and 2 atoms of Y. Okay, form an ionic compound. ठीक है. X form a positive ion. What element could X and Y be? तो आप कहते हैं ये तो क्लियर हो गया, पहले ही ऑप्शन नजर आ गया, क्योंकि अगर कैल्शियम Ca होगा और क्लोरीन 2 अटैच होंगे तभी CaCl2 बन सकता है. तो वो उसने पूछा था कि एक एक होना चाहिए और एक 2 होने चाहिए. ओके, when an element with a high melting point forms an oxide, that is, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, because I think आप लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होगी.
बिकॉज हमने कुछ हिस्सा भी पढ़ा नहीं हुआ, तो मैं बट एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एन एलिमेंट. अब ये सुनना, ये क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन ये था कि एक एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, लेकिन जब वो ऑक्साइड बनाता है, यानी जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ये एक एलिमेंट है, लेट्स से वो कार्बन है, कहता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, गैस. तो आप कह रहे हैं कार्बन का तो एलिमेंट हाई है, यानी डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, तब तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है. लेकिन जब ये ऑक्साइड बन जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई नहीं है ना, इसका तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, राइट. तो आप कहते हैं जी इस एलिमेंट में, तो आप कहते हैं जी जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, डायमंड में हो चाहे ग्रेफाइट में हो, ठीक है. लेकिन जो इसका ऑक्साइड बनता है, अगर उसके बारे में पूछता है, तो वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं. ओके, ये बात याद रखनी है. सो ये इंफॉर्मेशन थी इसमें जो शायद आपको प्रॉब्लम कर रहा हो. सो ए आंसर है इसका. अगले पार्ट पे आ जाते हैं. ये फिर वही रिपीट क्वेश्चन है. द फॉलोइंग डेटा में रेफर टू एन एटम और आयन. अब इसमें आपको हमेशा प्रोटॉन नंबर को टारगेट करना है. प्रोटॉन नंबर कभी दो एलिमेंट का एक नहीं हो सकता. तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखना है, आपने कहना यार समझ आ गया ये कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद एटॉमिक नंबर ऑफ और प्रोटॉन नंबर ऑफ 20, राइट. तो जो प्रोटॉन नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो आप कहते हैं इट्स अ कैल्शियम, राइट. विच रो शोज द जे. क्या कह रहे हैं? 14 दोबारा एक्सप्लेन करूं? ओके, 14 में वो कह रहा है, देखो देखो 14 में कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है. एक एलिमेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिस जो ऑक्साइड है, वो गैस है. क्वेश्चन समझ आ गया? कि एक एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लेकिन वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके जो ऑक्साइड बनाता है वो गैस है. तो मुझे फौरन समझ आ गया कि एलिमेंट होगा कार्बन और ऑक्साइड होगा कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो चाहे डायमंड की फॉर्म में हो चाहे ग्रेफाइट की फॉर्म में हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, और वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है. तो जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसमें ऑब्वियसली जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है. जी, सर हमें कैसे लगा कि मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ये समझ आ गई ना कि जो ऑक्साइड अगर लेट से आयनिक होता, मिसाल के तौर पे सोडियम होता, तो सोडियम जब ऑक्सीजन से मिलता है ना, तो वो जो ऑक्साइड बनाता है Na2O, वो गैस नहीं होता, वो सॉलिड होता है. क्योंकि मेटल नॉन मेटल जब मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, और आयनिक कंपाउंड गैस नहीं होते. तो उससे मुझे पता चल गया कि ये जो एलिमेंट है ये नॉन मेटल है, और उससे मुझे पता चल गया कि एलिमेंट नॉन मेटल मतलब कार्बन है. तो कार्बन की मुझे पता है दो ही फॉर्म्स होती हैं, दोनों मैक्रोमॉलिक्यूलर है. ओके. Which row shows the number of particles in this? ये भी शायद रिपीट क्वेश्चन था. ये देखो 16 प्रोटॉन्स है और 2 नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 18 न्यूट्रॉन्स भी है. ओके, 16 18 18. ओके, सो दैट गोज बी. Which substance has a giant covalent structure at room temperature? Giant covalent structure at room temperature. ठीक है, मीथेन नहीं, सैंड यस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. मैंने आपको बताया इसके सारे नाम है, सैंड भी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है, राइट. तो इसका जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड.
Magnesium oxide has a high melting point. It is used in the inside of the furnaces that operate at high temperatures. Why does magnesium oxide have a high melting point? हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है. The strong forces. Yes, they are very strong at electrostatic forces of attractions. ठीक है, लेकिन वो कह रहा है फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. आप कहते हैं नहीं, आयनिक कंपाउंड में तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते. मेटालिक बॉन्ड्स नहीं. क्या it is a simple molecular substance? नहीं. So what is left? Ionic compound. So it's an ionic compound. That's why it has a strong electrostatic forces of attractions. So it needs a lot of energy to overcome. What is the dot and cross diagram for NCl3? अब देखें ना, मैं खुद बना लेता हूँ कि नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है. इधर देखो बच्चों, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 3 क्लोरीन से इसने बॉन्ड बनाना है. तो ये क्लोरीन हो गया, ये एक और क्लोरीन हो गया, और ये एक और क्लोरीन हो गया. हर क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 8 8 8. तो आप कहते हैं जी कि ये तो ना, ये नहीं हो सकता, राइट. ये भी नहीं. ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिसिंग है. आप नोटिस करो, 1 2 3 है, 2 यहाँ भी होने चाहिए ना, 5 पूरे होने चाहिए. ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्लोरीन के मिसिंग है. Yeah, that's the right answer because नाइट्रोजन के भी पूरे हैं और क्लोरीन के भी. नाइट्रोजन के 5 होने चाहिए, क्लोरीन के 7 होने चाहिए, राइट. सो इन दोनों में ये पूरे हैं, दैट्स व्हाई. ओके, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, राइट. सो इफ यू लुक एट दैट, सो फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट, two properties of metals are given. It is malleable and it conducts electricity. तो क्या दो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? It is malleable and it conducts electricity. Which of these properties are due to the layers of positive ions being able to move? कल ही आपको सिखाया है, पॉजिटिव आयंस जो ऊपर मूव करते हैं वो आप कहते हैं malleability होती है, और conductivity not because of positive ions, because of free electrons होती है. So only one जी. Okay. ये वाला तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन दिस, राइट. अब आ जाए नीचे वाले पे. इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें. चले मैं ऐसे इसको, लेट्स पुट इट दिस वे. नो क्वेश्चन. नाउ सोडियम एटम, each atom can be used once, more than once, or not at all. इसमें सोडियम एटम कौन है? सोडियम एटम वो जो ग्रुप 1 में है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो इसलिए मैंने सी को गौर से देखा तो वही सारी चीजें आ रही थी इसके अंदर. सो सी हो गया. एन एटम रिएक्टिव नॉन मेटल. रिएक्टिव नॉन मेटल, तो नॉन मेटल है तो वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए. जैसे इसमें 7 है, ये देखें. और हैलोजन है तो नॉन रिएक्टिव भी है और नॉन मेटल भी है और रिएक्टिव भी है, राइट. सो ये डी हो गया. एन एटम विद एटॉमिक नंबर ऑफ 12. एटॉमिक नंबर 12 किसका है? सो ये तो ये सामने नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से मैंने काउंट किया, 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. सो दिस इज बी. फिर एन एटम विद नोबल गैस व्हिच इज यूज्ड टू फिल द बलून्स. नोबल गैस बलून्स में फिल होती है, वो हीलियम होती है. तो हीलियम इज देयर. ये ए जी. और 2 में डी क्यों है? 2 में डी. जी रिएक्टिव नॉन मेटल चाहिए थी ना. ये देखो, सी ग्रुप 1 में है तो ये मेटल हो गया, बी ग्रुप 2 में है, ये भी मेटल हो गया. ठीक है, कैसे पता चला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के ग्रुप नंबर बता रहा हूँ. अच्छा, ई जो है वो ग्रुप 8 में है, कैसे पता चला? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के बता रहा हूँ. ठीक है, ये भी ग्रुप 8 में है क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो ज़ाहिर है हीलियम होगा. ये हीलियम है, ये देखो ये नियॉन है. ठीक है, अब रह गए ये तो यही बचता है. ये 2 7 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन होगा? फ्लोरीन होगा ये प्रोबेबली. सर ग्रुप 8 की तो नॉन मेटल है, तो वो भी तो रिएक्ट कर. वो रिएक्टिव नहीं है,
वो साथ कह रहा है रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट, जो साथ रिएक्टिव भी हो। ओके, नॉन मेटल तो है हीलियम और नियॉन, लेकिन वो इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है। Atom which forms a noble gas electronic configuration when it gains 2 electron, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद noble gas configuration को और अडॉप्ट कर लेगा। Which forms a noble gas when it gains 2 electron, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये सॉरी ये ऑक्सीजन है, ये मैं सॉरी फ्लोरीन बोल दिया, ये ऑक्सीजन है क्योंकि इसके 2 4 6 है, ठीक है, तो 2 6 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कह रहे हैं ये 2 गेन करेगा तो 2 8 हो जाएगी, तो इट्स डी। ओके, तो ये है सी डी बी ए डी। ओके, ये तो फिर हमने बता दिया था, रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो 37 माइनस 17, ये तो पिछले टेस्ट में भी आ गया था। डायटोमिक जिसमें 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। The structure of sodium chloride is drawn here. The sodium chloride is an ionic compound, ionic solid. Draw the electronic structure of both sodium ion and chloride ion. वही डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बच्चों। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने बहुत किया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शंस आपको अलाउड थे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है, लेकिन जब ये Na पॉजिटिव आयन बनाएगा तो आपको पता है ये लूज हो जाएगा, ठीक है, अब वैलेंस वाला। तो आपने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और दूसरे में 8। जैसे मैंने कहा इसमें आपको अलाउड था, अगर आप सिर्फ वैलेंस भी दिखाते तो कोई बात नहीं थी, ओके, क्योंकि उसने कोई रिस्ट्रिक्ट आपको नहीं किया, लेकिन मैंने तो पूरा ये दिखा दिया। तो आप कह रहे हैं ये सोडियम, क्लोरीन की क्या होती है, 287 होती है और एक गेन करेगा, ठीक है। तो मैं तीनों दिखा देता हूँ। ये Cl है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे में कितने हैं, 8, और तीसरे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 क्लोरीन। अब इसमें ये क्रॉस लगाना जरूरी है, ओके, ये शो करना जरूरी है ये, ताकि ये पता चले कि ये डिफरेंट है। सॉरी, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, माय अपॉलॉजीज, इसको भी क्रॉस कर दें ताकि जरा क्लियर रहे कि सोडियम जो है वो ये है, क्रॉसेस से शो करते हैं। वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू बी श्योर अबाउट इट। जी मोहिब। Sir, what if we only showed the outermost shells? That's fine, no issue, because he has not like specified anything that what you are supposed to show. So as long as you are open, go ahead whatever you want, but I'm just explaining it, that's why I draw all of them. Okay, a sodium chloride has a melting point of about 800 degrees Celsius. Explain why sodium chloride has a high melting point. This is the thing which I have been telling you again and again. You have to be very, very precise about it. You cannot put anything in general, right? So what are the precision? Precision is that you must understand why it has a melting point. आप कहते हैं strong electrostatic forces of attractions. Between the ions. This is the first mark. और दूसरा क्या है, which need a lot of energy to overcome, which need a lot of energy. So वो a lot of energy supply करने के लिए आपको उसको बहुत देर तक हीट करना पड़ता है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर चला जाता है। Magnesium oxide has a similar structure to sodium chloride. Suggest why the melting point of magnesium oxide is higher than sodium chloride. Now this was the tricky thing, yeah, I must say, right? This was the thing which needs your thinking process. अब देखो बच्चों, मैं यहाँ बना देता हूँ, मैंने आपको शायद ये बना के भी दिखाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखो,
अगर ये है एक, लेट्स से ये है दूसरा, डिफरेंस समझो क्या है। आप कहते हैं जी अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की है लैटिस तो वो भी तो क्यूबिक होती है, वो भी तो आयनिक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है इसकी निस्बत? आपको जो ही मैंने ड्रॉ किया तो आप समझ गए। आप कह रहे हैं यहाँ वन पॉजिटिव वन नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फिजिक्स में हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं कूलम्स लॉ कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जब ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रोंगर हो जाती है। तो आप कहते हैं यहाँ एक तरह से, मैं वैसे ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ एक तरह से आप समझो डबल बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये डबल डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये कौन से हैं, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, राइट। तो वैसे डबल होते नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि stronger force of attraction between magnesium and oxide ion because of their higher charges. So stronger attraction mean ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ओवरकम, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो आपने ये प्रिसाइजली लिखना होता है कि Mg2 पॉजिटिव आयन एंड O2 नेगेटिव आयन। सो आयंस का चार्ज रूल मेंशन करना होता है, राइट। हायर चार्ज, ओके, relatively stronger, जिसकी वजह से relatively stronger electrostatic forces need more energy to overcome, need more energy to overcome. Okay. Excellent. Why the solid sodium chloride will not conduct electricity when molten sodium chloride will? ये फिर वही बात आ गई, सॉलिड में क्या होता है। मैं वही आपको बात हमेशा कहता रहता हूँ, आयंस का जिक्र, इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र, ये सब आप मिक्स अप कर रहे थे, राइट, जो पेपर्स में मैंने देखा। सो व्हाई सोडियम क्लोराइड विल नॉट कंडक्ट व्हेन मोल्टन बट विल, मोल्टन विल। आप कहते हैं जी सॉलिड में, इन सॉलिड, यहां इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं है। आयंस आर फिक्स्ड ड्यू टू, मैंने GIL लिखा, आपने पूरा वर्ड लिखना है, जायंट आयनिक लैटिस, राइट, कैन नॉट मूव। एक ही बात है फिक्स्ड या कैन नॉट मूव, ओके। और मोल्टन में क्या होता है, मोल्टन में लैटिस ब्रेक्स, ions are free or mobile, so start conducting electricity. Got it? क्या हुआ था अंशित? काम करना है। Okay, so this is how, right, that's all about this. So if you have any question please go ahead, otherwise मैं आपको बताता हूँ क्लास के एंड पे कि what is the strategy next. कोई चीज है तो बताएं। सर मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। Okay. I know we repeated this multiple times, but I want to clarify that covalent bonds के दरमियान में electrostatic होती है, intermolecular होती है। इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं कोवलेंट बॉन्ड में। देखिए मैं दोनों चीजें सम अप कर देता हूँ। देखो बच्चों, फिर मैं कह रहा हूँ इसको बहुत स्पेसिफिक करना होगा, इसी के लिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो यही बताने लगा हूँ कि मैं खुद भी मुतमिन नहीं हूँ, तो इसलिए थर्सडे को फिर टेस्ट होगा। कल के लिए मैं काम दे रहा हूँ वर्कशीट, कल वो डिस्कस करेंगे और थर्सडे को फिर बॉन्डिंग का टेस्ट होगा, वो सिर्फ बॉन्डिंग का होगा, मैं उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं डालने वाला। देखें जरा इधर देखो बच्चों, देख लो। देखें जो केमिकल बॉन्ड है ना, इसमें तीन चीजें हैं। एक है आयोनिक, जो आयंस होते हैं, तो यहाँ जो आयन के बीच फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ओके, अब दूसरा क्या है, कोवेलेंट। इसके अंदर अब दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों की अलग अलग फोर्सेस हैं। एक है एसएमएस, एक है मैक्रोमॉलिक्यूलर या जाइंट मॉलिक्यूलर। जो जाइंट वाला है उसमें नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क इसलिए वर्ड यूज करता हूं ताकि आपको याद आ जाए, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है, यानी फोर्सेस का नाम क्या है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, मैं सिर्फ फोर्सेस लिखी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाकी सारी चीजें मैंने हटा दी हैं इस एक्सप्लेनेशन में से। और दूसरा, जब ये सिंपल मॉलिक्यूलर होता है तो आप कहते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर क्या वर्ड यूज करना है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, अट्रैक्शंस। अब इसी तरह जो तीसरा बॉन्ड होता है वो है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड में अब आपने क्या एक्सप्लेन कर, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड में ये होता है, ये इधर देखो, उसके बाद ये चीज होती है, ये लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस है, ये फिक्स्ड है एट देयर पोजीशंस। लेकिन इनके एक एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में थे वो घूम रहे हैं यूं। इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं GML, जायंट मेटालिक लैटिस, जैसे इसको GIL बोलते थे। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो जगह वर्ड यूज करना है, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस। अब डिफरेंस क्या है, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्क है, अब बात समझ आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कब कहना है, मेटालिक बॉन्ड में भी कहना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कब कहना है, और ये जो जाइंट मेटालिक लैटिस है, आपने मेटालिक बॉन्ड का पूछा था, जाइंट मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस है। लैटिस का मतलब है फिक्स्ड है पॉजिटिव आयंस, और साथ क्या है, CF इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन्स लैटिस में नहीं है, ओके, वो घूम रहे हैं। ये मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक पेन है, उस पेन में सारे एटम्स लगे हुए हैं, लेकिन जो एटम है वो तो अपनी अपनी जगह फिक्स है, वो ऐसे जैसे फुटबॉल्स होते हैं, साथ साथ पड़े हैं। लेकिन पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन और आखिरी वाले का इलेक्ट्रॉन वो घूम फिर रहे हैं पूरी सरफेस के ऊपर। इन्हें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड में ना कोई ट्रांसफर है, ना कोई शेयरिंग है, कुछ भी नहीं है, बस वो लेयर्स ऑफ एटम्स है, और जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और वो घूमते फिरते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। सो दैट्स ऑल द स्टोरी इज। ओके, और कोई सवाल है तो पूछें। एनी अदर क्वेश्चन। अब इसमें बच्चों, सर आयोनिक में जो जी जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग ज्यादा होती हैं या फिर ये मेटालिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? देखो जो आयोनिक की हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर आप मेटालिक बॉन्ड, अगर आप वैसे याद रखना चाहो ना, मैं आपको एक रफ आइडिया, फूड फॉर थॉट दे देता हूँ कि अगर लेट्स से ये मेल्टिंग पॉइंट है, लेट्स से ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक बना लो ताकि आपको ये ध्यान में रहे। जब आप कहते हैं लो, तो आपका मकसद होता है, ये फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, जस्ट रिमाइंडर के लिए, आपका मतलब होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 या उससे कम है, तो आप उसे क्या कंसिडर करते हो, लो। जब भी ये चीज होती है आप समझ जाते हो, आप कहते हो इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और डू नॉट नीड मच एनर्जी, दैट्स द रीजन। इसके बाद आप आ जाए 100 से लेट से 600 तक,
बार बार कह रहा हूँ, ये फूड फॉर थॉट है कि ये ना हो आप कल कहो नहीं तुम तो कह रहे थे मेटल का 600 तक होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादातर 80-90% मेटल इस विंडो में आ जाएंगी। ये है हाई, आप कहते हैं ये तो हो गया हाई। ये कौन होता है? ये आप कहते हैं जी मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए हाई होता है। नीड लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए हाई होता है। फिर कौन होता है? आप कहते हैं जी इसके बाद आ जाते हैं फिर हाई, और ये समझें अप टू 2000 जाता है। 600 से 2000 तक आप समझ लें। ठीक है, ये कौन होते हैं? ये होते हैं आयनिक। इनकी भी फोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये ज्यादा स्ट्रांग है, अभी बोला ना मैंने ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नीड मोर एनर्जी। You need a lot of energy. सबसे ऊपर कौन है? फिर सबसे ऊपर आप कहते हैं जी वो हैं जो 2000 से भी ऊपर चले जाते हैं, लेट्स से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। ये कौन है? ये जो है जो कोवलेंट बॉन्ड है और एमएमएस है, मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनमें क्या होता है? आप कहते हैं इनमें जो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन है वो नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। और नीड अ वेरी हाई एनर्जी, नीड अ लॉट एनर्जी। ओके, अब ये आपको फूड समझ आ गई। तो सबसे लो वाले कौन होते हैं? कोवलेंट विद एसएमएस। फिर कौन होते हैं? मेटल्स। फिर कौन होते हैं? आयनिक। तो आयनिक की ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं। ओके, और फिर सबसे ऊपर कौन होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ओके, कल ये जो वर्कशीट है दोबारा से सुनना, ये निशान ग्रुप पे भी लिखना है आपने। ये जो वर्कशीट है जिसके कल मैंने सवाल कराए थे जो ग्रुप पे लिखे, कल आपने ये सारी कंप्लीट करके लानी है और परसों फिर टेस्ट होगा। ओके, बॉन्डिंग